मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। जैसे ही अंश की कार हॉस्पिटल के मेन डोर के आगे आकर रुकती है, वैसे ही अंश उस गाड़ी से नीचे उतरता है और फिर बिना अपनी हालत और जले हुए पैरों की चिंता किए वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर भागता है। अंश के पैर जले हुए थे, जिस वजह से उसने अपने शूज नहीं पहने थे, तो वो अभी नंगे पैर ही आईसीयू की तरफ भागे जा रहा था। अंश को ऐसे भागता हुआ देख वो तीनों भी उसके पीछे भागते हैं और उस हॉस्पिटल में अभी जितने भी लोग मौजूद थे, वो तो अंश को ऐसी हालत में देख के जैसे किसी सदमे में ही चले गए थे। जब अंश आईसीयू के पास जाता है, तब वहाँ आर्यन और रागिनी खड़े दिखते हैं, पर जैसे ही उन दोनों की नज़र अंश पर पड़ती है, तो बाकियों की तरह उन दोनों को भी उसे ऐसे देखकर गहरा सदमा लगता है। तभी रागिनी अंश के पास आती है और जैसे ही वो अंश के गाल को पकड़ती है, उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर जाती हैं। रागिनी अंश का पूरी तरह से लाल हो चुके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहती है, ये क्या हालत बना ली है बेटा तुमने, और बुखार कितनी ज़्यादा है तुम्हें अंशु। तभी उसकी नज़र अंश के पैरों की तरफ पड़ती है और वो कांपते हुए उससे कहती है, ये तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है, ये इतने जल कैसे गए हैं अंशु। इस पर अंश रागिनी की तरफ देखकर उससे कहता है, मॉम ये सब बाद में, पहले मुझे हूर को देखना है। इतना कहकर अंश सीधे आईसीयू के अंदर चला जाता है और वो तीनों वहाँ आते हैं। जब रागिनी उनसे पूछती है, तो बिना कुछ छिपाए रागिनी और आर्य जी को सब कुछ बता देते। इधर आईसीयू में अब तक हूर को होश आ चुका था और उसके साथ कायरा, शायरा और आयरन था। पर जब अंश अंदर आता है और हूर की तरफ देखता, तब हूर किसी बच्चे की तरह रो रही थी। तभी अंश उन तीनों कायरा, सारा और आर्यन की तरफ देखकर अपनी सख्त आवाज़ से पूछता है, ये क्या हो रहा है यहाँ। हंस की आवाज़ सुनते ही वो चारों हंस की तरफ देखते हैं। हंस को वैसे देखकर वो तीनों भी घबरा जाते हैं। तो हूर हंस को देखकर उसकी तरफ जाती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, आप ही हो ना जिसने हूर को उन गंदे अंकल से बचाया था। तो आपको ये भी पता होगा ना कि हूर की मम्मा और अंशु कहाँ हैं। तो आप बताओ ना, हूर कब से। हूर अपने हाथ से उन तीनों की तरफ इशारा करती है और अपनी बहती हुई नाक को फुलाते हुए उससे कहती है, इन तीनों से पूछ रही हूँ, पर वो लोग हूर को नहीं बता रहे कुछ भी। आप बताओ ना, हूर को मम्मा चाहिए प्लीज। हूर को ऐसे रोता हुआ देख अंश को भी तकलीफ होती है और फिर वो हूर के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे कहता है, बेबी इस वक्त आपकी मम्मा तो ना नहीं है यहाँ। हंस की बात सुनते ही हूर छोटे से बच्चे की तरह अपने नीचे वाले ओंठों को आगे करती है और उसकी प्यारी और नीली आँखों में अभी पानी भर जाता है। तभी हूर हंस की तरफ देखकर बड़ी ही मासूमियत से उससे पूछती है, कहाँ गई हूर की मम्मा, आप उनको लेकर आओ, हूर को मम्मा चाहिए। बेचारी बच्ची फिर से अपनी माँ के लिए रोने लगती है और उसे ऐसे रोता हुआ देख हंस झट से हूर को अपनी बाहों में ले लेता है
हूर अंश की बाहों में रोते हुए बस एक ही बात बोले जा रही थी, हूर को मम्मा ला दो। अंश अपने जले हुए पैरों की वजह से उस सख्त फर्श पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उस पर अंश का सिर भी अभी चकरा रहा था। पर अंश को ये डर था कि कहीं उसकी वजह से हूर न गिर जाए, इसलिए अंश हूर को उस रूम में एक तरफ मौजूद सोफे पर बैठाता है। हूर भी उसके पास बैठता है। शायद इस वक्त अंश की बॉडी में जितनी भी बची कुची हुई हिम्मत थी वो भी अब जवाब दे रही थी, पर उसकी परवाह किए बिना अंश हूर का हाथ पकड़ता है और वह उससे कहता है, बेबी आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि आपकी मम्मा तो अभी सबसे सेफ प्लेस में है। हूर अंश की तरफ अपने सवाल भरी नज़रों से देखती है, जिसे देख अंश अपनी गहरी आँखों को बंद करता है। जब अंश अपनी आँखें खोलता है तो हूर की तरफ देखकर उससे कहता है, आपकी मम्मा अभी भगवान जी के पास है, जहाँ से वो आपको इस वक्त देख रही है। अंश की बातें सुनते ही हूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहती है, नो, हूर की मम्मा कहीं नहीं गई है, वो यहीं होगी। आप हूर के साथ मजाक कर रहे हो ना? हूर को पता है मम्मा यहीं कहीं छुपी होंगी, हूर ढूंढेगी मम्मा को। इतना कहकर हूर सोफे पर से उठती है और फिर रूम से बाहर भागती है। हूर को ऐसे भागते हुए देख उन दोनों के पसीने छूटने लगते हैं और अंश बिना अपने पैरों की चिंता किए रूम से बाहर भागता है। पर जब वो तीनों बाहर आते हैं तभी वो देखते हैं कि हूर रागिनी की बाहों में है। हूर को रागिनी के पास देखकर उन चारों की जान में जान आती है। तभी हूर रोते हुए रागिनी की तरफ देखती है और सुसकते हुए उससे पूछती है, माँ। हूर जब छोटी थी तभी वो रागिनी को माँ और आर्य जी को पापा बुलाती थी। हूर की मम्मा कहाँ हैं? तभी हूर अंश की तरफ इशारा करती है और रागिनी से अंश की शिकायत करते हुए कहती है, इन्होंने हूर से बोला कि मम्मा भगवान जी के पास है, ये झूठ है ना? और हूर की मम्मा यहीं है ना? आप बोलो ना माँ। हूर के बात सुनकर रागिनी अंश की तरफ देखती है जो खुद रो रहा होता है। तभी रागिनी हूर के चेहरे को पकड़ते हुए उससे कहती है, बेटा, उन्होंने आपसे जो भी बोला वो सब सच है। नूपुर इस वक्त हमारे साथ नहीं है, पर बेटा वो आज भी हमारे बीच में है ना? उसकी जगह हमारे दिलों में है जो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। हूर बस रोते ही जा रही थी, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो रागिनी की तरफ देख उससे पूछती है, माँ, हूर के अंशु कहाँ हैं? और कायुदी, भाई शान, अधर्व भाई और सारा दी सब कहाँ हैं? हूर को रागिनी और आर्य जी के अलावा कोई भी याद नहीं था और रहता भी कैसे, क्योंकि इन सब के चेहरे जो बदल चुके थे। हूर के सवाल को सुनकर आर्य जी हूर के पास जाते हैं और फिर उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहते हैं, प्रिंसेस, वो तो सब यही हैं आपके सामने ही। हूर इधर से उधर देखने लगती है पर उसे कोई नहीं दिखता, तो फिर से आर्य जी की तरफ देख उससे पूछती है, कहाँ पापा? तभी आर्य जी उन पांचों की तरफ देखते हैं और फिर उसकी तरफ इशारा करते हुए हूर से कहते हैं, ये रहे बेटा,
आर्य जी अंश की तरफ इशारा करते हुए हूर से कहते हैं, ये हैं आपके अंशु और उनके लेफ्ट साइड आपकी दीदू और अंशु भाई, और उसके पीछे आपके भाई और दीदू, लेफ्ट साइड में आपकी दीदू और अंशु। आर्य जी की बात सुन के हूर उन पांचों की तरफ देखती है और फिर आर्य जी से कहती है, नहीं ये लोग नहीं हैं, ये तो बिग हैं, पर वो लोग तो छोटू थे। तभी रागिनी हूर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहती हैं, हूर आप खुद को तो देखिए पहले बेटा, अब आप भी तो बिग बेबी हो गए हो और वो पांचों तो आपसे बहुत बड़े हैं, तो क्या वो अभी भी छोटू बेबी जी होंगे नहीं ना। रागिनी की बात सुनकर शायद हूर के दिमाग की बत्ती जलती है और वो पहले अपने खुद की तरफ देखती है और फिर उन पांचों की तरफ देखकर खुद से कहती है, अरे हाँ, अभी हूर भी बिग बेबी नहीं, बेबी गर्ल्स नहीं, गर्ल्स हो गई है। हाँ, अभी हूर भी बिग गर्ल हो गई है, तो वो सब भी बिग ही होंगे ना। इसका मतलब माँ और पापा सही बोल रहे हैं। हूर अपनी भीगी हुई पलकों को झपकाते हुए अंश की तरफ देखती है और उससे पूछती है, आप सच में हूर के अंशु हो। अंश अपनी लड़खड़ाते हुए कदमों से हूर की तरफ बढ़ता है और फिर उसके बिल्कुल आगे खड़े होकर अपना सिर हाँ में हिलाता है। जैसे ही अंश अपना सिर हाँ में हिलाता है, हूर रागिनी की बाहों की गिरफ्त से निकलकर अंश के ऊपर कूद पड़ती है। हूर के अचानक से कूदने से अंश एक पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाता और उसके जख्मी पैरों की वजह से उसे इतनी तकलीफ होती है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर वो अपनी आवाज़ और सिसकियों को वहीं पर दबाए रखता है और हूर को कस के पकड़ता है ताकि वो नीचे गिरे ना। अंश के चेहरे पर जो दर्द इस वक्त झलकता है, उससे सबको ये तो पता चल जाता है कि ये अंश के लिए अभी उस दर्द को सहना नामुमकिन सा हो रहा था, पर वो हूर के लिए चुपचाप था ताकि अंश को दर्द में देखकर कहीं हूर ना डर जाए। तभी हूर अंश की गर्दन पर अपना चेहरा छुपाए रोने लगती है और वह रोते हुए उससे कहती है, अंशु हूर की मम्मा मम्मा। तभी अंश हूर के बालों को संवारते हुए उससे कहता है, बेबी लव, हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, बट हाँ, माँ के लिए प्रेयर ज़रूर कर सकते हैं कि वो जहाँ भी रहे हमेशा हैप्पी रहे, राइट। हूर बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाती है और रोते हुए कहती है, हूर अंश से किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। हूर के दोनों हाथ अंश के गले पर डले हुए थे, तो हूर के दोनों पैर अंश की कमर से लिपटे हुए थे और अंश ने भी हूर को उसके हिप्स से पकड़ा हुआ था, क्योंकि हूर की पीठ अब भी जख्मी थी। अंश को पता था कि हूर चुप कैसे होती है और सोती कैसे है, तो अंश हूर को उसी पोजीशन में पकड़े इधर से उधर घूमकर चक्कर लगा रहा था। इस दौरान अंश की दर्द के मारे जान निकल रही थी, पर उसे तो कुछ होश ही नहीं था। वो तो बस हूर को चुप कराने में लगा हुआ था। अंश हूर को उसी पोजीशन में पूरे 40 से 45 मिनट तक पकड़े रखता है और फिर जब हूर की सिसकियाँ बंद हो जाती हैं, तभी अंश बिल्कुल धीरे से हूर की तरफ देखता है, जो इस वक्त सो चुकी थी, पर रोने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। तभी आर्य जी
अंश के पास आते हुए अपनी चिंता भरी आवाज़ में उससे कहते हैं, अंशु, बच्ची सो चुकी है, अब ला मैं इसे पकड़ता हूँ। तू अपनी हालत देख बेटा, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तभी अंश अपनी धीमी सी आवाज़ में आरज़ी से कहता है, नहीं डैड। जैसे ही वो आपके पास जाएगी वैसे ही उसकी नींद टूट जाएगी और फिर से वह रोने लगेगी। आप रहने दो, मैं उसे अपने रूम में लेकर जाता हूँ और फिर वहाँ सुला दूँगा। इतना कहकर अंश जब एक कदम आगे चलता है तभी अचानक से उसको चक्कर आता है, पर वो खुद को संभाल लेता है। तभी अधर्व अंश पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, पागल हो गया है क्या तू अंश? तुझे चक्कर आ रहे हैं और ढंग से चला भी नहीं जा रहा है तुझसे। ऐसे में तो इस बच्ची को कैसे लेकर जाएगा? ला हूर को दे। अगर तुझे चक्कर आ गया तो तू नहीं संभल पाएगा दोनों को। अधर्व हूर को लेने के लिए अपने हाथ आगे करता है। तभी अंश उसकी तरफ देखकर उससे कहता है, नहीं, मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा और ना ही इसे कुछ होने दूंगा। बहुत तकलीफ दी है मैंने इसे, पर अभी सिर्फ मेरी वजह से इसे कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। भले ही मुझे दर्द हो पर इसकी नींद नहीं टूटेगी। इतना कहकर अंश धीरे धीरे अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ जाता है और फिर वहां से 29वें फ्लोर पर उसके केबिन में चला जाता है। और फिर पीछे पीछे वो सभी लोग भी थे, क्योंकि जैसी हालत अंश की इस वक्त थी उसे देखकर सबको यही डर लग रहा था कि कहीं बीच रास्ते में ही अंश हूर को ना गिरा दे और खुद ना गिर जाए। एएस इंस्टीज आज दुनिया की टॉप नंबर 1 इंस्टीज थी। ये इंस्टीज आदित्य ने अपने अकेले दम पर ही खड़ी की थी, जिसमें यूवी और आयु ने भी उसका पूरा साथ दिया था। पर आज जो ये पहले नंबर पर आती थी उसका पूरा क्रेडिट आदित्य को ही जाता था, क्योंकि ये उसके खून पसीने और दिन रात मेहनत का ही फल था जो भगवान ने उसे उसकी तरक्की के रूप में दिया था। वैसे ये इंस्टीज आदित्य के नाम पर थी। ए का मतलब आदित्य और यश का मतलब सिंह। आदित्य सिंह इंस्टीट्यूट। आदित्य की कार उसके बड़े से 14 फ्लोर पर वाली पूरी सॉलिड ग्लास से बनी हुई बिल्डिंग के आगे आकर रुकती है। आदित्य बाहर आने के लिए अपनी ड्राइवर सीट की तरफ का दरवाज़ा खोलता है और वह जैसे ही वहां अपना पैर गाड़ी से बाहर रखने वाला होता है कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बजने लगता है। आदित्य उस फ़ोन को अटेंड करता है और फिर एक नज़र अपनी कंपनी की तरफ देखकर फिर से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वह वहां से निकल जाता है। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। जब वो लोग अंश को उसके केबिन में जाते हुए देखते हैं तभी वो थोड़ी चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि अब तक खतरा उनके सिर पर से पूरी तरह से उतरा नहीं था। अंश की हालत भी अब भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और वो तो पहले से ही इतने बड़े खतरे से बस बाहर ही आई थी। मतलब अभी भी दोनों की हालत ठीक नहीं थी। वो लोग अंश के केबिन में ही रुकते हैं, अंदर उसके पर्सनल रूम में नहीं जाते। ऐसे ही पूरा आधा घंटा तक बीत जाता है पर अंश रूम से बाहर नहीं आता।
जिसकी वजह से वो सब लोग घबरा जाते हैं। तभी शान उन सब की तरफ देखकर उनसे कहता है, मैं जाकर देखता हूँ कि भाई अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं। वो लोग बस अपना सिर हिलाते हैं। तभी शान उस रूम में आता है और फिर हल्के से उस रूम में झांक कर देखता है, पर जो नज़ारा शान को उसकी आंखों के आगे दिखता है, उसे देखकर तो वह एकदम से घबरा जाता है। शान वहीं से धीमी आवाज़ में चीखता है, भाई। शान की चीख सुनकर वो सभी जो अंश की राह देख रहे थे शान की तरफ आते हैं, और जब वो लोग भी अंदर का नज़ारा देखते हैं तो उन्हें भी घबराहट होती है, क्योंकि अंश टी टेबल के पास बेहोश पड़ा हुआ था और उसके सिर पर अभी चोट लगी थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि चक्कर खाकर गिरते वक्त अंश का सिर उस टी टेबल से जाकर टकराया, जिसकी वजह से अंश के सिर पर चोट लगी और उससे हल्का सा खून भी बह रहा था। अंश को वैसे देख वो सब उसकी तरफ आते हैं, पर तभी रागनी बेड पर सोई हुई हूर की तरफ देखकर सबसे कहती है, एक काम करो बच्चों, अंशु को दूसरे रूम में लेकर चलो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आवाज़ से बच्ची की नींद टूट गई ना और उसने अंशु को वैसे देख लिया ना, तो पता नहीं हम सब उसे कैसे संभालेंगे, क्योंकि अंशु के अलावा कोई भी हूर को चुप नहीं करा सकता था और ना ही वो किसी से चुप होती थी। तुम अंशु को यहाँ से लेकर चलो। और सारा और कायरा की तरफ देखकर उनसे कहती हैं, सारा, कायू, तुम दोनों यहीं बच्ची के पास ही रहो और ध्यान रहे इसकी नींद न टूटे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी सारा रागनी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, आप घबराइए मत आंटी, मैं और कायू हूर के पास ही हैं, आप भाई का ध्यान रखो। रागनी अपना सिर हिलाती हैं और फिर आर्य जी और अधर्व दोनों अंश को वहाँ से उठाते हैं और अंश के ही केबिन के बाजू वाले रूम में लेकर जाते हैं। उस रूम में आर्यन 2 डॉक्टरों के साथ मिलकर अंश की ट्रीटमेंट करता है और उसके पैरों की ड्रेसिंग भी कर देता है। उसके बाद आर्यन उन सबको बताता है, अंसर को इस वक्त 104 डिग्री फीवर है और उनके पैरों के जो जख्म हैं उन्हें पूरी तरह से सूखने में भी अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। एट दिस मोमेंट आफ्टर अवासिंग दैट द सॉल्यूशन आई विल बी परफेक्टली कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर हिम एट लीस्ट फॉर ए वीक। मुझे पता है कि सर खुद को ये फॉलो नहीं करेंगे, पर हमें कुछ भी करके इन्हें इसके सब के लिए कॉन्फ्रेंस करना ही होगा, वरना इनके जख्मों का भरना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आर्यन की सलाह सुनकर वो लोग भी उससे सहमत होते हैं, पर उन्हें भी पता था कि अंश किसी की बात को फॉलो नहीं करेगा जब बात हूर की हो। पहले ही वो सब कुछ बिगाड़ चुका था और अब अपनी तकलीफ और परेशानी की वजह से फिर से उस बच्ची को अकेला छोड़कर उसका दिल बिल्कुल भी दुखाना नहीं चाहता था। ऐसे ही लगभग आधे घंटे बाद आदित्य की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है और वो बिना कोई देरी किए अपनी गाड़ी मेन गेट पर खड़े एक वॉचमैन को पार करने के लिए बोलता है और खुद अंदर चला जाता है। आदित्य को हॉस्पिटल पर देखते ही वहाँ मौजूद सभी लोग डर से के मारे कांपने लगते हैं और सबको ऐसे डरते हुए देख
आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ वहाँ से सीधा 29वें फ्लोर पर चला जाता है।